हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपकी जो सेवा में उपस्थित हुए हैं और उसमें हमारा आज जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा छंद। और छंद से संबंधित जो सवाल पूछा जाता है उसमें या आपको उदाहरण दे दिया जाता है और आपको स्पष्ट करना होता है कि इसमें कौन सा छंद है, मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है। इस आधार पे आपको जो सवाल पूछा जाता है, तो आज सबसे पहले जो हमारी बात रहेगी वो छंद का परिचय। और छंद का परिचय और छंद के परिचय के बाद में जो मात्रिक छंद किसे कहते हैं, वर्णिक छंद किसे कहते हैं, और एक एक मात्रिक और वर्णिक छंद के बारे में अपन अध्ययन अच्छी तरीके से करेंगे। तो इसी बात को आप ध्यान में रखते हुए आप अपने पास में नोटबुक रखें और उस नोटबुक के अंदर आप उतारते रहें। आज हमारा मुख्य टॉपिक है छंद। तो देखो, सबसे पहले हमारे सामने ये बात आती है कि छंद किसे कहते हैं। छंद कहते किसे गए कि जब काव्य यानी कवितांश, जब काव्य में वर्णों, मात्राओं या यति, गति व लय, तुक का एक विशेष नियम हो, एक विशेष क्या हो, नियम हो, उसे अपन क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं सुने अच्छी तरीके से देखिए इसकी परिभाषा। जब काव्य में मात्राओं या वर्णों व यति, गति, लय, तुक का विशेष नियम हो, उसे छंद कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब काव्य यानी कविता, तो कवितांश, ठीक है, कवितांश के अंदर ही देखना है इस बात को कि जब काव्य में मात्राओं से संबंधित, वर्णों से संबंधित व यति, गति, लय और तुक का विशेष जो नियम होता है, उस नियम हो उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ठीक है। तो प्रमुख रूप से जो बात की जाए तो छंदों के भी दो भेद ही होते हैं, एक है वर्णिक छंद और एक है मात्रिक छंद। अब हमारे सामने ये बात आती है कि छंदों के दो भेदों के बारे में भी अभी अपना अलग अलग तरीके से बात करते हैं। तो देखो, छंदों के भेद, छंदों के दो भेद, कितने भेद होते हैं, छंदों के दो भेद होते हैं। और छंदों के दो भेद कौन कौन से होते हैं इस छंद के, एक है हमारे सामने वर्णिक छंद और दूसरा है हमारे सामने वो है मात्रिक छंद। तो छंद के, ठीक है, और छंदों कहो या छंद कहो एक ही बात है, ठीक है। तो छंदों के या छंद के दो भेद होते हैं, इसमें वर्णिक छंद
और उसके साथ साथ में मात्रिक छंद। तो आगे अपन अध्ययन करेंगे, अपन अलग से अध्ययन करेंगे इसमें जो वर्णिक छंद किसे कहते हैं और मात्रिक छंद किसे कहते हैं। थोड़ी सी सामान्य बात आप सुन लें कि जब छंद के अंदर वर्ण गिने जाते हैं, क्या गिने जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ण गिने जाते हैं, उसे वर्णिक छंद कहेंगे। और जिस छंद के अंदर मात्राएं गिनी जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, मात्रिक छंद कहेंगे। तो ये बात हो गई। उसके बाद में हमारे सामने देखो कि ये मात्राओं से संबंधित मैंने बात कर ली, वर्णों से संबंधित कर ली। अब ये आता है यति। यति किसे कहते हैं, ठीक है, यति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, लय किसे कहते हैं, तुक किसे कहते हैं। ये चारों, अब ये चारों की चारों बातें छंद के अंदर आती है। ये तो इसके भेद है, मात्रिक छंदी और वर्णिक छंदी, तो इसके भेद है। अब ये चारों प्रकार की जो बात है छंद के अंदर स्पष्ट होती है। तो यति शब्द का अर्थ क्या होता है, ठहराव। अब देखो यति, तो यति शब्द का जो अर्थ क्या होता है, ठहराव, अर्थात रुकना, ठहराव। अब ठहराव कहो या जो रुकना, और इस यति का जो चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यति का चिन्ह होता है। कैसे, जैसे अपन उदाहरण देते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखो हमारे सामने ये बात आती है, अभी हमने बात इसके बारे में कि यति का मतलब क्या होता है, ठहराव या रुकना। तो काव्य के अंदर इस प्रकार का एक विशेष नियम होता है, इसमें यति को ध्यान में रखा जाता है, गति को ध्यान में रखा जाता है, लय को ध्यान में रखा जाता है और तुक को ध्यान में रखा जाता है। अब कहते हैं रहीमन पानी राखिए, तो इस जगह हमने क्या लगा दी, यति। इस जगह क्या है, यति लगी हुई है। क्या लगी हुई है, यति लगी हुई है। तो ये क्या है, यति है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, तो इस जगह भी ये क्या लग गई, यति। ठीक है, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले। जो इसे हम क्या कहेंगे, यति कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, यति। यति का मतलब क्या होता है, ठहराव या रुकना। ठीक है, यति सबसे हास्य है। तो रहीमन पानी राखिए, इस जगह थोड़ा सा हम रुके और उसके बाद में फिर आगे हमने चले, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चो। तो ये बात हो गई यति, आपको समझ में आ गई होगी यति से संबंधित बात। यति का मतलब होता है ठहराव या रुकना, और जब काव्य में उस एक सुव्यवस्थित तरीके के आधार पर पढ़ा जाने के लिए ये काम में ली जाती है। अब होता है हमारे सामने है कि गति। ठीक है, गति या लय। गति या क्या होता है, लय। तो एक छंद को पढ़ने का जो एक लहजा होता है, पढ़ने का जो एक तरीका होता है, पढ़ने का क्या होता है, एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, तो उसे क्या कहते हैं, गति या लय कहते हैं। किस गति के आधार पर पढ़ा जाता है और उसके साथ साथ में लय के आधार पर पढ़ा जाता है। तो ये बात हो गई, यति से संबंधित बात हो गई, गति की बात हो गई, लय की बात हो गई। अब बात रह गई कि तुक। तुक किसे कहते हैं। अब हमारे सामने इस छंद के अंदर ये बात आती है कि तुक किसे कहते हैं। तो देखिए, तुक का मतलब क्या है, अंतिम ध्वनि समान होगी। ठीक है, तुक किसे कहते हैं, अंतिम ध्वनि समान होगी। कैसे, देखो ये देखिए, ये अंतिम ध्वनि यहाँ पे और यहाँ पे। अभी आपको बात समझ में आ गई होगी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, सून आया है, और इधर पानी गए न उबरे मोती मानस चून। क्या आ गया, चून।
तो जब पद के अंदर अंतिम ध्वनि समान आ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? तुक कहेंगे। क्या कहेंगे? तुक। ठीक है। तो ये जैसे दीपक के जीवन में आली फिर भी जीवन में है लाली। दीपक के जीवन में है आली फिर भी जीवन में है लाली। तो इस प्रकार से अंतिम ध्वनि वो समान होनी चाहिए। अभी मैं लिख लेता हूँ, दीपक के जीवन में, दीपक के जीवन में आली फिर भी जीवन में लाली। तो ये देख लो, अभी आपको बात समझ में आ गई होगी कि दीपक के जीवन में आली फिर भी जीवन में लाली। ठीक है। तो देखिए ये अंतिम ध्वनि समान और ये अंतिम ध्वनि समान। तो तुक किसे कहते हैं कि जब किसी शब्द योजना में, पद योजना में जब अंतिम ध्वनि समान आ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? तुक कहेंगे। ठीक है। तो ये बात थी कि जब काव्य में जो मात्राओं और वर्णाओं और यति गति का एक विशेष नियम होता है तो उस नियम को क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। और जो छंद है वो एक काव्य साहित्य के आधार पर अपने एक विशिष्ट नियमों के आधार पर चलता है और हमें इन विशिष्ट नियमों के बारे में जो अच्छा से अध्ययन करना होगा। अब अगली बात हमारे सामने आती है कि मात्रा, जो कोई भी प्रकार का जो छंद है उस छंद के अंदर मात्राएं किस प्रकार से गिनी जाती है और वर्ण है वो किस प्रकार से गिने जाते हैं, वो बात अभी अपन करेंगे। मात्रा या वर्ण से संबंधित अभी अपन बात करेंगे कि कैसे गिनी जाती है। तो देखो, छंद को पढ़ते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि एक तो होता है लघु वर्ण और एक होता है गुरु वर्ण। ठीक है। तो देखिए ये लघु वर्ण और ये है गुरु। गुरु कहो या आप दीर्घ कहो, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अब छंद को, मात्रिक छंद कौन से है, मात्राएं किस प्रकार से गिनी जाती है, वर्ण किस प्रकार से गिने जाते हैं, तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि लघु वर्ण कौन से है और गुरु वर्ण कौन से है, तो ही पता कर सकते हैं, अन्यथा अपन नहीं कर सकते। अब देखो कि लघु वर्ण कौन से है, अभी अपन बात करते हैं कि जैसे अ, क्या अ इसमें लघु वर्ण है, छोटा ई लघु वर्ण है, छोटा ऊ लघु वर्ण है और इसके साथ में री। अब ये बात इसमें आएगी अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। और इसके अलावा जो वर्ण है वो सारे के सारे गुरु या दीर्घ वर्ण होंगे। कौन कौन से? आ इसमें आ जाएगा, बड़ी ई इसमें आ जाएगी, बड़ा ऊ इसमें आ जाएगा, ए इसमें आ जाएगा, फिर आई और उसके बाद में ओ के बाद में औ। ठीक है, औ। और इसके अलावा जो अंग है वगैरह शब्द आ गया, ये बड़ी आएगी, ऊ आ गया, ए आई ओ औ अंग अ। आप एक ही बात ध्यान में रखें अच्छी तरीके से कि इन चार वर्णों के अलावा सारे के सारे वर्ण गुरु है, सारे के सारे वर्ण दीर्घ है। आपको बाकी याद रहे न रहे, ये चार वर्ण तो याद रह सकते हैं ना, तो उन चार वर्णों को याद रखो, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। चार वर्णों को आप याद रखो और उसके अलावा जो सारी की सारी समस्या है गुरु जी को दे दो, गुरु जी याद रख लेंगे सारा का सारा। ये गुरु को रखो, दीर्घ वर्ण को रखेंगे। अब देखिए, अब जब हम मात्रा गिनेंगे तो भी इसका आधार पर मात्रा का पता चल जाएगा, गुरु का पता चल जाएगा, वर्ण का आधार पर। अब हमारे सामने ये बात आती है कि जब मात्रा गिनी जाएगी तो उन मात्रा का जो मान है वो कितना रहेगा। अब जो लघु वर्ण है इनका मात्रा मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा मात्रा मान? 1। इनका जो
मात्रा मान है 1, इनका मात्रा मान 1 है। और जो ये गुरु अर्थात ये दीर्घ वर्ण है, इनका मात्रा मान है 2। मात्रा मान कितना है? 2। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दोनों ही बात। अभी मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, मात्रा मान इसका 1 रहेगा और इसका मात्रा मान कितना रहेगा? 2 रहेगा। कैसे? अभी अपन पता करते हैं। जैसे अब मैं लिख दूं कि मैंने लिख लिया भारत, ये मैंने लिखा भारत। अब इस भारत, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि लघु वर्ण कौन कौन से आए हैं और गुरु वर्ण कौन कौन से आए हैं। ये तो बात यहाँ सामने लिखा हुआ पड़ा है, आप आराम से देख के स्पष्ट कर सकते हो। ठीक है। ध्वनि, ध्वनि का ध्यान रखना है। किसकी ध्वनि? लघु वर्ण की ध्वनि है या गुरु वर्ण की ध्वनि? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सुनिए, जो लघु वर्ण होगा उस लघु वर्ण को दर्शाने के लिए अपन ये काम है, इसका संकेत ये काम में लेंगे। जैसे आप खड़ी पाई कहो, ये है जो लघु वर्ण का संकेत है, और गुरु वर्ण का जो संकेत है वो ये रहेगा। ठीक है। लघु वर्ण की जिसमें ध्वनि आएगी तो इस संकेत के माध्यम से दर्शाएंगे, और गुरु वर्ण की ध्वनि जिसमें आएगी तो हम इस गुरु संकेत के माध्यम से दर्शाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको ध्वनि की ध्यान रखना है कि ध्वनि किसकी आ रही है, लघु वर्णों की आ रही है या गुरु वर्णों की आ रही है। ठीक है। तो ये सामने 4 प्रकार के वर्ण आपके सामने। अब देखो यहाँ लिखा मैंने भारत, तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि भा लिखा है, इसमें आ की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है ना। आ की ध्वनि आ रही है, तो आ की ध्वनि आने की वजह से अपन इसका संकेत चिन्ह काम में कौन सा लेंगे? ये गुरु काम में लेंगे। तो इस जगह मैंने लिख लिया गुरु। उसके बाद में र है, इसमें अ की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है। अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए जो इसको किस संकेत के माध्यम से दर्शाएंगे तो ये है लघु। ये लघु आपके सामने पड़ा है, ये मैंने इस जगह लिख दिया लघु। उसके बाद में हमारे सामने लिखा हुआ है त, तो त को किस माध्यम से दर्शाएंगे कि त बोल रही है तो उसकी ध्वनि किसकी आ रही है? अ की आ रही है, लघु वर्ण की आ रही है। इसलिए जो इसको दर्शाने के लिए कौन सा संकेत काम में लेंगे? लघु। मैंने ये लिख दिया लघु। आगे बात आपको समझ में आ नहीं? आपको सिर्फ क्या करना है? वर्णों की ध्वनि, वर्णों की ध्वनि को ध्यान में रखना है। वर्णों में ध्वनि किसकी आ रही है? बस एक ही बात, लघु वर्ण की ध्वनि आ रही है। अ, छोटा ई है, छोटा उ है, री है, उसको इस संकेत के माध्यम से दर्शाएंगे। यदि आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, यदि इन वर्णों की ध्वनि आ रही है तो फटाक से अपन इस गुरु वर्ण के संकेत के माध्यम से दर्शाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया रतन, ये रतन लिख लिया, तो देखो इसमें 3 वर्ण आए हैं और इसमें भी अ की ध्वनि आ रही है, इसमें भी अ की आ रही है, इसमें भी अ की आ रही है। ये लघु लघु लघु, बस ये हो गई बात। ठीक है ना। और मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिख लिया राजबा, कोई दिक्कत नहीं है राजबा के अंदर। ठीक है। ध्वनि किसकी आ रही है? आ, गुरु वर्ण की ध्वनि आ रही है। ये मैंने लिख लिया इसमें गुरु वर्ण। उसके बाद में अ की ध्वनि आ रही है। किसकी आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है, ये मैंने अ लिख लिया। उसके बाद में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है, ये मैंने फटाक से गुरु लिख लिया। आ की ध्वनि आ रही है, ऊ की ध्वनि आ रही है, किसकी ध्वनि आ रही है? ठीक है। अब देखो, यदि इसको मैं और लिखता हूँ, मैंने लिख लिया कि ऊपर, इसको बड़ा करते हैं। ठीक है। ऊपर, उदाहरण के तौर पर समझने की, मैंने लिख लिया इसको ऊपर। क्या लिखा? ऊपर। अब ऊ लिखा हुआ है, तो ऊ लिखा हुआ है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? इसमें ध्वनि किसकी आ रही है?
गुरु वर्ण की ध्वनि आ रही है, ऊ आया तो उसको इस संकेत के माध्यम से दर्शाएंगे, ये मैंने लिख लिया। फिर अ की ध्वनि आ रही है, ये अ की ध्वनि, फिर अ की ध्वनि और इसकी अ की ध्वनि। तो इस आधार पे अपन आराम से समझ सकते हैं। अब अगली बात हमारी रहेगी गण। गण किसे कहते हैं? गण छंद में पढ़ते समय कुल कितने गण हैं? 8 गण हैं। कुल कितने गण हैं? 8 गण हैं। और गण कहते किसे हैं? 3 वर्णों का समूह। जो गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों का समूह। जो 3 वर्णों का समूह। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। 3 वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? गण कहलाता है। तो देखिए, जैसे यहाँ नाम, वर्ण रूप और ये इसकी मात्रा। ठीक है, तो देखिए अपन को इसमें आसान तरीके से पढ़ने के लिए अपने पास में एक सूत्र है, उस सूत्र को अपन याद रखेंगे। य मा ता रा ज भा न स ल गा। य माता राज भान सलगा, ये सूत्र रहेगा हमारे पास। और इस आधार पर जो 8 के 8 के गण अभी लिखते हैं, और य से क्या हो जाएगा? यगण। म से क्या हो जाएगा? मगण। त से क्या हो जाएगा? तगण। र से क्या हो जाएगा? रगण। ज से क्या हो जाएगा? जगण। और भ से क्या हो जाएगा? भगण, सॉरी भगण। और न से क्या हो जाएगा? नगण। स से क्या हो जाएगा? शगण। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 8। तो हमने क्या बोला था? गण। तो छंद में कुल कितने गण हैं? 8 गण हैं। और 3 वर्णों का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? गण कहलाएगा। तो ये देख लो 3 वर्णों का समूह है। और इसको एक एक अक्षर को काम में आप लेते हुए सारे के सारे सूत्र के माध्यम से अपन आराम से इसको पता कर सकते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, भगण, जगण, नगण, सगण, लगन, लगन। ठीक है ना? तो इस आधार पर अपन कर सकते हैं। अब इसका जो वर्ण रूप है, वर्ण रूप में अपन 3 के इसमें जोड़ा बनाएंगे। कैसे 3 के जोड़े कैसे बनाएंगे अभी आपको बात करते हैं। वर्ण रूप में य से बना दिया यमाता। य से क्या बना? यमाता। अब य का नंबर लग गया, य को छोड़ो, उसके बाद में म आए तो म से क्या बन जाएगा? मातारा। अब म का नंबर लगे, अब त का नंबर है, त से क्या बन जाएगा? ताराज। 3 के जोड़े बढ़ाते जाओ। उसके बाद में र है, र से क्या बन जाएगा? राजबा। उसके बाद में ज है, ज से क्या बन जाएगा? जभान। उसके बाद में ज का नंबर लग गया, भ से क्या बन जाएगा? भानस। उसके बाद में न है, न से क्या बन जाएगा? नसल। नसल। उसके बाद में स बचा है, स के बाद में क्या बचेगा? ये शलगा। तो इस प्रकार से 3 के जोड़े बनाएंगे। य को य से यमाता, म से मातारा, त से ताराज, रा से राजबा, उसके बाद ज से जबान, भा से भानस, और न से नसल, और स से शलगा। पीछे में 2 पीछे वर्ण बच्चे, इसको अपन काम में नहीं ले सकते। अपन ने क्या पढ़ा था कि 3 वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? गण कहलाएगा। अभी इसकी ये वर्ण रूप हो गया, ये 8 गण हो गए। अब इनकी मात्रा लगाएंगे। तो मात्रा में पहले अपन बात कर रखी है। ठीक है, लघु वर्ण या गुरु वर्ण, इसमें ध्वनि किसकी आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है तो लघु आ जाएगा। फिर ये गुरु आ गया, फिर ये गुरु आ गया। इसमें तीनों ही गुरु है, आ की ध्वनि आ रही है। तो ये देख लो तीनों ही, ये आ गया। उसके बाद में ताराज, आ की ध्वनि, आ की ध्वनि, अ की ध्वनि। तो ये गुरु, गुरु, लघु। ठीक है, उसके बाद में
राजबा, तो ये सबसे पहले ये गुरु आ गया, उसके बाद लघु आ गया, फिर गुरु आ गया। फिर जबान, ये लघु आ गया, फिर गुरु आ गया, फिर लघु आ गया। उसके बाद भानस, भानस में सबसे पहले गुरु है, फिर लघु है, फिर लघु है। नस्ल में तीनों ही लघु लघु है, और सलगा में ये लघु लघु और गुरु। तो इस प्रकार से अपन आराम से मात्रा लगा सकते हैं और मात्राओं को अलग भी कर सकते हैं। आपको लघु वर्ण किसे कहते हैं और गुरु वर्ण किसे कहते हैं, ये ध्यान में होनी चाहिए। लघु वर्ण कौन से, गुरु वर्ण कौन से है। और उसके साथ साथ में एक इसमें बात थोड़ी सी अलग है, मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ शब्द लिखा हुआ है प्रेम, जो किसी शब्द के आरंभ में आधा अक्षर होता है तो वो अपनी यथा स्थिति में ही रहेगा, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं रहेगा होगा। यहाँ पर गुरु आ जाएगा, यहाँ पर लघु आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर लिख लूँ, जैसे मैंने लिख लिया सरस्वती। ये सरस्वती मैंने लिखा, तो किसी भी शब्द के आरंभ में आधा वर्ण होता है तो यथा स्थिति में रहता है, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और इसके अलावा किसी भी जो शब्द के बीच में, किसी भी शब्द के बीच में आधा वर्ण जब होता है तो उससे अगले वाले के साथ में जुड़ जाता है, और अगले वाले साथ में जुड़ने के बाद जो उससे अगले वाला वर्ण है वो गुरु हो जाता है। अब देखो यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ ये मैंने लिखा लघु, क्योंकि अ की ध्वनि है तो लघु ही आएगा। उसके बाद में है र, उसके बाद में क्या है, र है, तो र है तो इसमें अपन क्या करेंगे, सीधी सी बात है, र है तो उसमें अपन लघु ही लिख सकते हैं, लेकिन लघु नहीं आएगा क्योंकि ये आधा वर्ण इसके साथ में जुड़ गया और ये अब क्या हो जाएगा, गुरु हो गया, क्योंकि आधा वर्ण इसके साथ में जुड़ गया। उसके बाद में वह है तो वह के लिए अ की ध्वनि आ रही है, लघु हो जाएगा और उसके साथ में ये गुरु हो जाएगा। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि शब्द के आरंभ में आधा वर्ण है तो वो अपनी यथा स्थिति में रहेगा, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और यदि किसी शब्द के बीच में आधा वर्ण है तो वो पहले वाले के साथ में जुड़ जाएगा। पहले वाले के साथ में जुड़ने के बाद यदि उससे पहले वाला लघु वर्ण है तो वो गुरु हो जाएगा। यदि वो गुरु है तो उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन होगा नहीं, ठीक है ना। तो अब आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये मात्रा यदि गिनेंगे तो इसका मात्रा मन हमने 2 पढ़ा था, तो इसका मात्रा मन 2 और 1 ये कितनी हो गई, 3 हो गई। ये 2 और 1 कितनी हो, 3 हो गई। अब इनको मात्राओं गिनेंगे तो ये 1, 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और 6, कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस प्रकार से जब अपन, ये मैंने सबसे पहले ये लिखा था ना, ये वर्ण, इसमें मात्रा लगेंगे, ये गुरु आ गया, ये लघु आ गया, ये लघु आ गया, ठीक है। अब मात्रा गिनेंगे तो उसमें इसका मान 2 है, और 2 और ये 3 और 4, कुल कितनी हो गई, 4। और यदि वर्ण गिनेंगे तो कितने होंगे, 3, 1 2 3। वर्ण कितने हैं इसमें, 3 वर्ण हैं। वर्ण कितने हैं, 3 है। आधा वर्ण हमेशा काउंट होगा नहीं, ध्यान रखना। इसमें 1 और 2 और ये 3 और ये 4 वर्ण है, आधा वर्ण हमेशा इसमें साथ में काउंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप ये सारा का सारा अध्ययन कर लें, और जब हमारी अगली क्लास होगी उस क्लास में अपना प्रत्येक मात्रिक छंद और वर्णिक छंद के बारे में अपना आराम से अध्ययन करेंगे।